हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, वो ज़रूर देखना, चाहे आप 1.1 कर रहे हो या 1.2 कर रहे हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। देखो, चैप्टर का नाम है यहाँ पे रैशनल इरेशनल, है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको दूंगा। वो बेसिक नहीं कि डेफिनेशन क्या होता है, वो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, रिलेशंस क्या है रैशनल इरेशनल के, वो बेसिक है, थोड़ा वो आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, अगर वो आइडिया लग गया आपको तो चैप्टर थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रैशनैलिटी इरेशनलिटी प्रूव करेंगे, है ना, कि ये रैशनल है या नहीं, रेशनल है या नहीं। बुक में क्वेश्चन बहुत कम है, जिनके 6-7 क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 6-7 क्वेश्चन है ना, इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने एक नया मेथड बनाया है, ठीक है, रैशनैलिटी प्रूफ करने का। वो न्यू मेथड जो आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, वो हम यहाँ पे आज पहली बार यूट्यूब पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए ऑप्शनल है। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है मैथ में, जिनको जेई वगैरह की तैयारी करनी है, ठीक है, वहाँ पे कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो ये बच्चे इस टॉपिक को ज़रूर करेंगे। बाकी जिन्हें सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आने हैं, इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो इतना कवर कर ले बहुत है। ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बुक में एक थ्योरम दी हुई है, वो थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम लोग वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा यहीं पे देखते हैं। देखो थ्योरम क्या है, मैं बहुत ईजी वे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लाइन टू लाइन थ्योरम करना ज़रूरी नहीं है, ना ही वो एग्ज़ाम में आएगा। थ्योरम का क्रक्स क्या है वो जान लो। थ्योरम ये कहता है, if a prime number divides the square of a integer number then it also डिवाइड्स द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये ऐसे आप रफ में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसे समझ आ रहा है, हिंदी पंजाबी जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिखो। ठीक है, अब इसका मतलब देखो क्या है, ये कह रहा है कि कोई एक नंबर लो, ठीक है, प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, वो प्राइम नंबर अगर वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर देता है किसी इंटीजर के स्क्वायर को, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को। अब ये भी तो इंटीजर ही है 5, तो मान लो हम इसी के स्क्वायर को ले लेते हैं। ठीक है, हम इसी के स्क्वायर वाले टर्म ले लेते हैं, तो 125 आ गया। कह रहा है कि अगर, ठीक है, यहाँ पे ले लो आप ऐसे, छोड़ो इसको, 5 ले लो ऐसे 25। ठीक है, कह रहा है कि अगर 25 को डिवाइड कर सकता है, तो 5 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इफ प्राइम नंबर डिवाइड द स्क्वायर ऑफ इंटीजर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अगर ये 5 इस 5 के स्क्वायर वाले टर्म को काट सकता है, तो ये 5 इस 5 को भी कट कर सकता है। समझ गए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है, ऐसा ही कोई भी नंबर ले लो, अगर वो उसके मल्टीपल में होगा तब। ठीक है, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने 2, ये 64, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 2 से। तो अगर ये क्या है, देखो 8 का स्क्वायर, अगर ये 2 इस नंबर के स्क्वायर को कट कर सकता है ना, तो ये 2 इसको 8 को भी कट कर सकता है। समझ गए, ये 2 अगर 64 को कट कर सकता है, तो ये 2 8 को भी कट कर सकता है।
ठीक है, ये बेसिक सा है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है प्रूफ करते टाइम एक स्टेटमेंट लिखने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ है जो 9th में पढ़ा था उसको देख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। देखो सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक समझ ना आए तब तक पढ़ो। एक बार जब क्वेश्चन समझ आ गया तो आप आंसर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक बेसिक चीज़ करते हैं, रैशनल और इरेशनल का रिलेशन जो हमने पढ़ा था 9th में। रिलेशन ये है कि अगर हम किसी रैशनल को इरेशनल में ऐड करते हैं तो हमें जो नया नंबर मिलेगा वो नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, अब मैं आपको एप्लीकेशन भी साथ ही साथ दिखा देता हूँ ताकि बच्चे ये ना सोचे कि हम लोग क्या फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखो 3 क्या है, एक रैशनल है, √2 क्या है, एक इरेशनल है। इनके सम से जो ये नया टर्म बना है ये टर्म क्या होगा, इरेशनल होगा। अब देखो यही इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे कि प्रूफ करो ये रैशनल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर किसी इरेशनल में हम लोग इरेशनल को ऐड करते हैं तो हमें इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, किसी इरेशनल में से हम लोग अगर रैशनल को माइनस करते हैं तो हमें इरेशनल ही मिलता है। किसी इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तो इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, क्लास 9th में एग्जाम्पल के साथ अच्छे से किया होगा सबने। हम यहाँ पे बस चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं ताकि इस तरीके के क्वेश्चन को समझने में, आंसर की बात नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन को समझने में हमें इशू ना हो। ठीक है, अगला एक और है, अगर हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसको इरेशनल रहने देते हो, इसको हम लोग रैशनल कर देते हैं। अगर हम रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, ये सारे इरेशनल वाले कंसेप्ट हो गए। एक और है कि जब हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू रैशनल भी मिल सकती है या इरेशनल भी मिल सकती है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, √3 एक इरेशनल नंबर है, इसमें अगर मैं एक और √3 जो कि रैशनल नंबर है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू मुझे मिलती है 3। अब 3 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, अगर √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इरेशनल नंबर मिल के √6 बनाएंगे। ठीक है, और √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ गए। इसके अलावा डिवाइड वाला भी कंसेप्ट है। सारी चीज़ें आप 9th की बुक आपके पास होगी, उसमें जाके फटाफट देख लो एक बार, देखने से क्या होगा, रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें जो तुमने 9th में पढ़ी है। इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है और हमें रैशनल भी मिल सकता है। ठीक है भाई, इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। इरेशनल का तो नहीं, मैं एक रैशनल का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, इरेशनल का एग्जांपल आप खुद से यहाँ पे सोचो, लगाओ क्या होगा और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ √2 इरेशनल नंबर अपॉन में √2 इरेशनल नंबर, कट करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1। लेकिन ये तो शॉर्टकट हो गया ना, जो बच्चे कैलकुलेशन के टाइम पे करते हैं। ये होता कैसे है, अंदर ही अंदर ये चल कैसा रहा है, तो ये ऐसे चलता है। देखो √2 और √2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ये बड़ा वाला √2 2/2। इसको जब हमने कट किया तो वैल्यू मुझे मिली √1। √1 की वैल्यू स्कूल में बच्चे ये लेते हैं +1, लेकिन इसकी 2 वैल्यू होती है +1 और -1। ठीक है, चलो +1 हो या -1 हो, दोनों ही केसेस में ये वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमें रैशनल वैल्यू मिली है। समझ गए, ये बेसिक था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स क्या है, और ये थ्योरम तुमने कर ही ली। ठीक है, कि कोई प्राइम नंबर जो होगा p, अगर ये p डिवाइड कर सकता है किसी इंटीजर के स्क्वायर को, तो ये p उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा।
ठीक है, ये बेसिक है, एग्जाम्पल के साथ हमने देखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारने के लिए आप स्टेटमेंट लिखोगे, आपको यहाँ पे ये चीज़ भी पता है कि एग्जाम्पल के साथ ये कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1.3 लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग क्वेश्चन की तरह कंसिडर करते हैं। देखो यहाँ जो मैं आपको पढ़ाऊँगा पहला क्वेश्चन होगा, तो पहले 2-3 क्वेश्चन जो होंगे जो अलग अलग टर्म्स के होंगे उनको मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन होंगे तो सिमिलर चीज़ें ही लिखनी है, तो बच्चे रट्टा भी मार लेते हैं, तो आप रट्टा तो नहीं मारोगे, लेकिन मैं आप यहाँ पे आगे के क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट रखूँगा। लेकिन पहले के जो कुछ क्वेश्चन जहाँ पे मैं समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो डिटेल चीज़ को देखो, उसके बाद आप खुद ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, अब देखो √2 इरेशनल है, ये प्रूफ करने को कह रहा है। भाई √2 इरेशनल होता है, हमने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दिखाया आपको कि कैसे होता है। तो √2 इरेशनल होता है तो हमें पता है, जो चीज़ें पता है उसी को कह रहा है कि हाँ बताओ, पता है तो कैसे है ये इरेशनल। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हैं कि कह रहे हो कि भाई तुम अगर कह रहे हो कि रैशनल है प्रूफ करो, तो मैं मान लेता हूँ कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है, मैं ऐसा मान लूँगा कि भाई ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल का कंसेप्ट यूज़ करके हम इरेशनल प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, और यही मैंने बताया कि एक मेथड जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत इजी है, पता नहीं कैसे लोगों का ध्यान नहीं गया इस चीज़ पे, लेकिन इजी है, आप सीखो इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले हम एक बेसिक जो चलता आ रहा है मेथड उससे करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे हम लोग, या प्रूफ में हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट, ठीक है, √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ इतनी डिटेल में कराऊंगा कि ऐसे जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार क्लास में आए हो। ठीक है, हर चीज़ डिटेल में। आगे के क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, हालांकि मैंने आपको रैशनल का कंसेप्ट बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो रैशनल क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, साइड में मैं चीज़ों को लिखते जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 नहीं होगा। Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही 0 होगा वो इरेशनल हो जाएगा, या वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता जब भी नीचे को 0 आ जाती है तो। ठीक है, हालांकि आप ये भी देखो, हालांकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्कूल में बच्चे क्या पढ़ते हैं कि जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, इसका सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब आप कभी इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ में इन चीज़ों का भी सोल्यूशन है ना, कि जो अनडिफाइंड नंबर होते हैं उनके 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म कितने टर्म तक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, स्कूल लेवल पे हम लोग कहते हैं कि अनडिफाइंड है, लेकिन सोल्यूशन इनका भी है। तो रैशनल नंबर देखो क्या होता है, P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 ना हो और P और Q जो है आपस में को प्राइम हो। ठीक है, को प्राइम नंबर मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया है, यहाँ भी कराऊंगा। को प्राइम का मतलब ये होता है कि वो जो 2 नंबर हमने लिखे हैं इनके बीच में HCF जो होगा वो 1 होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो इन दोनों के फैक्टर्स में होंगे वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। एग्जांपल ले लो तो 2 और 3 लो, तो 2 और 3 के फैक्टर में देखो 2 1 2 और 3 1 3, 1 यहाँ भी कॉमन है, 1 यहाँ भी कॉमन है, तो 2 और 3 को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम का एक और कंसेप्ट है जो कभी कोई टीचर स्कूल लेवल पे नहीं बता रहा है आपको, वो ये है कि जनरली ये जो नंबर होते हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं 3 ले लूँ और 11 ले लूँ। ठीक है, 3 और 11 भी देखो को प्राइम नंबर है, लेकिन ये 3 और 11 हम लोग लेते नहीं हैं। ठीक है, अगर मुझे लेना ही होगा तो 11 और 13 लूँगा, है ना, 11 और 13 लूँगा, प्राइम नंबर तो हुए और ये को प्राइम भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे 11 1 11, 13 1 13, तो 1 ही है जो दोनों में कॉमन है, तो 1 ही को हम क्या बोलते हैं, HCF। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, उसको हम कोप्राइम कहते हैं। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि 1 के अलावा कोई और अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई और अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, और इसी चीज को लेके हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रैशनल का मतलब ये होता है कि और भी फैक्टर होंगे। ठीक है, इरेशनल का मतलब होता है ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट। समझ रहे हो आप? तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया भाई कि भाई 1 के अलावा यहाँ पे इस नंबर के और भी फैक्टर हैं, तो ये को प्राइम वाला कंसेप्ट यहाँ पे कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। देखो, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। को प्राइम का मतलब होता है कि कॉमन जो फैक्टर होगा किसी दो नंबर का सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई और चीज़ 2, 3, 4 ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको भी कट कर दे और इसको भी कट कर दे। समझ गए? तो रैशनल का मतलब तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ और भी एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है हमारे पी और क्यू को, तो हम कह देंगे कि अरे भाई गलती हो गई हमसे, ये नंबर रैशनल नहीं है, इसके तो और भी फैक्टर आ रहे हैं, तो हैंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको अभी ऑरल दिखाया। अब हम लोग यहाँ पे लिख के करते हैं। देखो, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। सो हमें रैशनल नंबर ये है, तो हम क्या कह सकते हैं कि √2 क्या है भाई? रैशनल की तो डेफिनेशन होती है कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां पे p एंड q आपस में क्या है? को प्राइम है। मतलब नो अदर फैक्टर देन 1। 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा। अब देखो क्या करना है हमें। अब हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, चीज़ों को अरेंज करना है, इधर उधर करना है। अगर देखो, अगर यहाँ पे आप आके ब्लॉक हो गए हो कि क्या करना है, तो एक ही चीज़ बचती है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे ऐसे सोचा जाता है कि यहाँ आके मैं ब्लॉक हो गया हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो एक स्टेप हमें दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली q √2 इज इक्वल टू p, q √2 इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक चीज़ और करनी होती है, स्क्वायरिंग। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से पहले एक चीज़ ये समझो। देखो, अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, कर ही देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? वैल्यू मिलेगी मुझे √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और q का स्क्वायर करोगे तो q² आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो p² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है वो थ्योरम जो पीछे हमने किया था, है ना, स्क्वायर वाला, कि इफ़ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर नंबर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स द नंबर इटसेल्फ। समझ गए? अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई जो 2 है वो डिवाइड कर सकता है हमारा p² को, कर सकता है ना। देखो, एक नंबर है जो दोनों तरफ इक्वल है। देखो, इक्वल का मतलब क्या होता है? यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है मान लो, उसमें 2 तो हमें दिख रहा है, इसके अलावा कुछ है जो टोटल के इक्वल है। अब देखो, ये इक्वल है, ठीक है, मान लेते हैं कि इक्वल हो के ये 50-50 हो रहे हैं, 50-50। अगर ये 50 है तो इधर 25 होना चाहिए। कुछ भी देखो, p² और q² के फॉर्म में नहीं करा रहा हूँ, ये मैं अगले मेथड में कराऊंगा जो मैंने बनाया। यहाँ पे हम लोग बस इसी तरीके से कर रहे हैं जैसे कि आपके बुक में है। अगर ये 25 लिखूँ तो ये 50 हो रहा है, इधर 50 हो रहा है। क्या ये 2 इस 50 को डिवाइड नहीं कर रहा है? कर रहा है ना भाई, हाँ या ना? क्या ये 2 इस 50 को डिवाइड नहीं कर रहा है? कर रहा है 25 से।
इसी तरीके का कुछ नंबर यहाँ होगा जो 2 है, इसको डिवाइड कर सकता है पी स्क्वायर को। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ मुझे दिख रहा है देयरफॉर कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई प्राइम नंबर, देखो ये प्राइम नंबर है 2, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यही प्राइम नंबर डिवाइड्स करेगा p, है ना। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिखो या देयरफॉर लिखो। इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 डिवाइड्स करेगा p को। समझ गए, हाँ या ना। अब आगे देखो, आगे का कंसेप्ट ये कह रहा है, यहाँ मेन है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से सीखना कि क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहीं पे है अब, ठीक है। देखो, इस 2 ने इस पी स्क्वायर को डिवाइड क्यों किया या कैसे कर सकता है बताओ। कोई भी नंबर का जब आप डिवाइड करते हो, अगर ये 30 है और 2 से मुझे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड तभी होता है जब 30 में भी 2 हो। देखो, 2 से डिवाइड करना है 30 को, तो 30 का डिवाइड तभी होगा जब 32 का फैक्टर रहा होगा, है ना। 30 के अंदर 2 था तो ये 2 से डिवाइड हुआ, 30 के अंदर 3 है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 5 है तो 5 से होगा, ठीक है। 11 से होगा क्या, 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 30 में 11 है ही नहीं, क्योंकि 30 में 11 एज अ फैक्टर है ही नहीं, तो 11 से डिवाइड कैसे होगा। 2 से हो गया क्योंकि 2 यहाँ पे फैक्टर में था। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब पी स्क्वायर में 2 रहा होगा। अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब p में 2 रहा होगा। समझ रहे हो, इसका मतलब p में 2 रहा होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो अब हम लिखते हैं, देखो इसका मतलब ये है कि p के फैक्टर में 2 भी है। 2 डिवाइड्स p, इसका मतलब है कि p के फैक्टर में 2 भी था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो p इज इक्वल टू 2c लिख दो या 2ABCD कुछ भी लिखो, अपने नाम का इनिशियल लिख लो, ठीक है। समझो इस बात को। यहीं पे बच्चे जिनको भी इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है उनको इसी वजह से दिक्कत होती है कि हमने ये 2c क्यों मान लिया, 2k क्यों मान लिया अचानक से। ये अचानक नहीं हुआ है, कंसेप्ट यहीं पे है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये है कि 2 3 है। जैसे देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 30 को डिवाइड करना था 2 से, तो ऐसे नहीं होता है। इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, ये चल रहा होता है कि 2 × 3 × 5 अपॉन में 2, तो देखो ये कट गया, बचा 15। हम आंसर लिखते हैं 15। अब ये 2, इस 2 ने 30 को छोटा कर दिया, 30 को कट कर दिया, क्यों, क्योंकि 30 में 2 था अंदर में छुपा हुआ। ये 2 इस p को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब p का एक फैक्टर 2 होगा, और इसके अलावा 3 और 5 जो हमें पता नहीं है क्या हो सकते हैं उसको हम लोग c मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखो p इज इक्वल टू 2c ऐसे लिखा है हमने, p इज इक्वल टू 2c। इतने डिटेल से कोई नहीं समझाएगा, ध्यान से समझो। नहीं समझ आया दोबारा देखो इस वीडियो को, ठीक है, इस टॉपिक को दोबारा देखो, समझो और आगे के लिए रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। p इज इक्वल टू 2c, p इज इक्वल टू 2c। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो कहीं से ऐसे, ठीक है। p इज इक्वल टू 2c। अगर p इज इक्वल टू 2c है और यहाँ पे कह रहा है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, तो देखो अगर मैं इस p की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ ऐसे, इसको मैं 2 मान लेता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ आगे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं इसको पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर।
p की जगह मैंने लिखा 2c, फिर स्क्वायर आ गया हमारा 2q स्क्वायर। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर को अगर खोलोगे तो 2 का 4 हो जाएगा और c स्क्वायर हमें मिल जाएगा। क्या कुछ कट रहा है? तो भाई कट रहा है यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो रहा है। हमें जो नई इक्वेशन मिली है वो ये मिली है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखो सेम यही वाला चीज़ कुछ बन गया यहाँ पे। अगर इस इक्वेशन को देख के हमने ये निकाला था कि भाई 2 जो है वो p को डिवाइड कर सकता है, तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ? इसको उल्टा करके देखो तब दिखेगा तुम्हें ऐसे। क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई जो 2 है ये q को डिवाइड कर रहा है? जो 2 है वो q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि q में 2 था, तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा है। q में 2 था, समझ रहे हो? तो यहाँ मैं लिखूंगा फिर से वही बातें कि भाई 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड q ऑल्सो, है ना। इस चीज़ों को लिखना है अच्छे से, इस चीज़ों को लिखना है अच्छे से। आप बुक से देख लेना अच्छे से। मेरी राइटिंग यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पा रही है, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पेन टैब, तो सही से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगा। आप तब तक चीज़ों को एग्जैक्टली अपने एनसीईआरटी बुक से कॉपी पेस्ट कर लो इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है। या और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहने के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे टॉपर शीट्स मिलती है, टैब में जाओ। लास्ट ईयर का जो टॉपर होगा उसकी मैथ की कॉपी देखो, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या क्या चीज़ें लिखी है कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। क्या क्या स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं, उसको फुल नंबर मिले हैं, तो वो चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट ज़ेरॉक्स कर लो अच्छे से दिमाग में, ताकि सेम नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा अब हम देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे का कंसेप्ट। कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई तुमने तो कहा था कि ये को प्राइम नंबर है और को प्राइम में एक के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो उसको डिवाइड कर सके, है ना। देखो 2 और 3 और 5 था, 3 और 5 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। 1 इंटू 3, 1 इंटू 5। 2 तो डिवाइड नहीं कर सकता ना 3 को, क्योंकि 3 में 2 नहीं है। 5 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि 5 में भी 2 नहीं है। तो ये को प्राइम नंबर थे, मतलब को प्राइम का एक ही फैक्टर 1। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये हो गया कि मैंने यहाँ पे देख लिया कि भाई p को 2 डिवाइड कर रहा है और q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। अरे ये pq को सिर्फ 1 डिवाइड करने चाहिए थे, इस pq को अब 2 भी डिवाइड कर रहा है। मतलब ये को प्राइम ही नहीं है, मतलब ये कि ये को प्राइम ही नहीं है। गलती हो गई हमसे, ये रैशनल नंबर ही नहीं है, हैंस ये इरेशनल है। अब इस चीज़ को हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे देखो अच्छे से ध्यान से देखना। हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि भाई जो a एंड b था या p एंड q था, ठीक है, एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर क्या था 2, हैविंग कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1, है ना। बट p एंड q तो को प्राइम थे, बट वी अज्यूम लिखो यहाँ पे, बट वी अज्यूम p एंड q को प्राइम, ठीक है। सो दिस contradiction, ठीक है, is arisen because of our wrong assumption, ठीक है। hence root 2 is इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर से देख लो यहाँ पे फटाफट क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली है, क्या क्या चीज़ें समझने वाली है। इस क्वेश्चन को हम लोग को प्राइम के कंसेप्ट से कवर करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग को प्राइम नंबर के कंसेप्ट से
सॉल्व करते हैं तो को प्राइम ये कहता है कि कोई भी दो नंबर है 3, 5, 11, 13 कुछ भी जो आसपास के नंबर होते हैं, उनके बीच में हाईएस्ट जो फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, प्रूफ करते टाइम किसी तरीके से 1 के अलावा एक नया नंबर उसका फैक्टर बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया है 2 को, फिर हम बोलते हैं ओ भाई गलती हो गई, कंसेप्ट तो ये कहता है कि 1 के अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए, हमारा तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये तो इरेशनल है। समझ गए। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई जो भी √2, जो भी यहाँ पे रैशनल नंबर होता है ना, देखो जैसे √2 है यहाँ पे, तो लास्ट में देखो जो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आता है वो 2 आता है। 2 था रूट के अंदर, 2 ही आया। क्वेश्चन के अंदर 3 होगा, √3 है, फैक्टर में 3 आएगा। 5 होगा, फैक्टर में अदर फैक्टर जो आएगा वो 5 ही होगा। तो इस तरीके से काम कर रही है चीज़ें, ऑब्जर्वेशन है ये, आप ध्यान दोगे दिखेगा आपको ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है √3 वाला, एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम चीज़ें लिखो, ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें लिखो और सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ मैं आपको कराऊंगा न्यू मेथड, ठीक है भाई, निर्वाणा मेथड। निर्वाणा का मतलब होता है इनलाइटमेंट, ठीक है। तो इनलाइटमेंट आ जाएगी ऐसे चीज़ों को पढ़ने से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ 10th करके ही लाइफ ख़त्म करनी है ना, आगे की स्टडी ख़त्म करनी है तो इतना ही सीखो जो सीखा है हमने अभी। स्मार्ट बनना है, जेई की प्रिपरेशन करनी है, आगे ओलंपियाड देना है, स्मार्ट बनना है क्लास में, तो एक अलग चीज़ें देखो, है ना। कोई भी क्वेश्चन मैथ में अलग अलग मेथड से सॉल्व होता है, एक मेथड तो होता ही नहीं है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक से ज़्यादा मेथड होते ही होते हैं, ठीक है। इसका क्यों नहीं था वो तुम सोचो, ठीक है, क्योंकि अब तो हो गया है मेथड, अब बन गया हमारे पास निर्वाणा मेथड और हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ करना है √3 इरेशनल, तो हमने क्या किया था, अज्यूम किया था, है ना, अज्यूम किया था भाई कि √3 क्या है, रैशनल है। √3 क्या है, रैशनल है, ठीक है। √3 क्या है, रैशनल है। पीछे जब आपकी इक्वेशंस बनी थी, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम किसी बच्चे के मन में आया कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक किया जाए, Q की वैल्यू और P की वैल्यू निकाली जाए, Q² में P² में डाल के देखा जाए क्या आ सकता है। किसी के बच्चे दिमाग में नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसको माना ही गया है कि कितना इजी है, लास्ट डे एग्ज़ाम में भी करोगे तो लिख के आ जाओगे। समझने के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। देखो √3 को हमने किया रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो रैशनल का कंसेप्ट यह कह रहा है कि भाई √3 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P एंड Q को प्राइम होंगे, ठीक है। ये देखो सिमिलर आ गया। एक कंसेप्ट और है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तभी वो रैशनल नंबर होता है। अगर मैं देखो पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि को प्राइम माना था, फिर हमने देखा कि अच्छा को प्राइम नहीं है। इस बार अगर यहाँ पे कह सकते हैं कि Q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो अगर मैं किसी तरीके से Q इज इक्वल टू 0 कर दूं तो फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई रैशनल नंबर नहीं है। सोचो ध्यान से, पिछला कंसेप्ट ये था कि P एंड Q को प्राइम है, अजम्पशन था हमारा, फिर हमने अपने ही अजम्पशन को गलत साबित कर दिया और फिर हमने कहा कि हमसे गलती हो गई। यहाँ पे ये अजम्पशन है कि ये √3 P/Q के फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर रैशनल रहेगा। अगर मैं किसी तरीके से Q की वैल्यू को 0 कर दूं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अब ये रैशनल नहीं रहा, सॉरी फिर से गलती हो गई, ये रैशनल है ही नहीं, ये तो रैशनल है।
तो वो हम कैसे करेंगे ये देखो, अगर √3 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने लिखा q√3 p, q√3 p, ठीक है भाई। फिर हमने किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिसमें हमारा आ गया था 3q² और ये p², इक्वेशन बनी थी। अब देखो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ यहाँ पे, है ना, कि p की और q की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हो। देखो यहाँ पे इक्वल मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू इधर है और जो भी वैल्यू इधर है वो सेम है। अगर यहाँ पे 100 हो रहा है, यहाँ भी 100 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ भी 500 है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, अगर ये कह रहे हैं कि भाई 3q² और p², यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वल हैं, तो p और q की कोई वैल्यू बताओ जिससे इक्वल हो जाए। समझ रहे हो, p और, जैसे यहाँ पे ये देखो यार, अगर मैं यहाँ पे कहूँ 3 × x सॉरी ये 3 है, 3 × x 18 होता है, तो क्या हम यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं कि x की वैल्यू 6 हो रही है भाई, तभी तो ये 18 होगा। अब देखो इधर भी इक्वल 18, इधर भी इक्वल 18, सिमिलर कंसेप्ट है इधर ना, ये तो बेसिक है 4th-6th क्लास के बच्चों का, सिमिलर यही कंसेप्ट है। अब p और q की वैल्यूज निकालो, वीडियो पॉज करो, निकालो, कोशिश करो क्या आती है। अगर फंसोगे तो एक ही कंसेप्ट यहाँ काम करता है, जब भी वेरिएबल वाला इक्वेशन हो तो वेरिएबल में रैंडम नंबर पुट करके वैल्यू इक्वल करने की कोशिश करो। p की वैल्यू या q की वैल्यू ले लो कुछ अपने मन से, q = 1 लेके देखो, p = 2 लेके देखो, 10 मिनट दिमाग लगाओ, अलग अलग वैल्यूज निकालो, ठीक है, इतना काम करो। अब अगर तुमने ये चेक करके देख लिया कि मैंने अलग अलग वैल्यू ले ली भाई, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहे, ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लूँ, ठीक है, ठीक है, पुट q = 1, तो q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर q की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी तो q² की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी रख लो वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 × 3, 3 = p², तो p² की वैल्यू आ गई 3 और p की वैल्यू आ जाएगी √3, है ना। इसको इधर करेंगे, अंडर रूट दोनों तरफ करेंगे तो अंडर रूट से 2 कट जाएगा, इधर बचेगा हमारा √3, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3। q = 1 रखने पे ये आया हमारे पास, q = 2 रख लो। अब मैं यहाँ पे q लेके चल रहा हूँ, आप p लेके चलो, दोनों बात सेम ही है। उसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में था तो वो वैल्यू आपके यहाँ पे डिवाइड में होती जाएगी और कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं यहाँ पे q की वैल्यू ले रहा हूँ, तो q = अगर 2 है तो q² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, है ना, q² की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 3 × 4 = p², 3 × 4 = p², है ना। मतलब p² की वैल्यू आ गई 12 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √12, है ना। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं 2√3 करके, ठीक है। तो p की वैल्यू आ जाएगी √12। ऐसी और वैल्यू ले लो, रैंडम वैल्यू लेके चलो, मैं यहाँ पे अब क्या लूँ, 5 ले लूँ, 5 ले लेते हैं, ठीक है। पुट q = 5। ऐसे एग्जाम में सॉल्व करके नहीं आना है, ये दिमाग को शार्प करने का मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सीखो उस चीज़ को बस। अगर मैं यहाँ पे q = 5 ले लूँ तो क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 × 25 = p², ठीक है भाई, 3 × 25 = p², ये आ जाएगा 75, p की वैल्यू इतनी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 √15, ठीक है। देखो p की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आई, हो क्या रहा है यहाँ पे
कि जब मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, जब मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ इंटीजर में 1 2 3, है ना, अगर मैं q की वैल्यू ले रहा हूँ तो q स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ रही है, फिर वही q स्क्वायर की कंबाइंड वैल्यू हमारी p स्क्वायर की हो रही है ना, और p स्क्वायर p की वैल्यू फिर निकाल रहे हैं हम लोग, अंडर रूट में वैल्यू आ रही है हर केस में वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट में आ रही है। मैं यहाँ पे इंटीजर में ले रहा हूँ, मुझे मिल रहा है रूट में, सारी वैल्यू मुझे इरेशनल मिल रही है। क्या कोई नंबर ऐसा है जिस पे मुझे रैशनल नंबर मिल जाए? क्या कोई नंबर ऐसा है जिस पे मुझे एक रैशनल वैल्यू मिल जाए? ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पे मुझे रैशनल नंबर मिल जाए? ये सोचना है आपको। ठीक है, हर चीज़ का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, ये सोचने के लिए भी आपको एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, जब भी हमें इक्वेशन दी रही हो, दो वेरिएबल दिए हो, उसमें वैल्यूज़ को पता करने के लिए हम लोग रैंडम वैल्यू पुट करते हैं। तो तीन सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है जिनको पुट करके आप एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। पहला है कि एक आप नेगेटिव वैल्यू ले लो -1, एक आप 0 ले लो, एक आप पॉजिटिव वैल्यू ले लो। अब ये एक नहीं है, इसमें आप -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक जा सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी जा सकते हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू लेके, लेकिन प्लस में कोई वैल्यू लो, माइनस में कोई वैल्यू लो, 0 भी लेके चेक करना होता है। जब मैं 0 लेके चेक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ये देखो। इक्वेशन हमारी बनी थी 3q² = p², 3 × 0 का स्क्वायर p²। अभी देखो टोटल टर्म 0 हो गई, p² की वैल्यू 0 हो गई, p की वैल्यू भी 0 हो गई। q की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो p की वैल्यू मुझे मिल गई 0। 0 क्या है? 0 1 क्या है भाई? इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 एक ऐसा ओनली इंटीजर है जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। देखो, अब हमारे पास दोनों ही केस में 0 0 आ गई, इधर 0 = उधर 0। यही तो हम चाहते थे ना कि दोनों तरफ इक्वेशन हम बैलेंस करें, पता करें कि भाई किस नंबर पे ये इक्वल हो रहे हैं। ये सिर्फ 0 रखने से ही 0 0 हो रहे हैं। बाकी हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं q की, तो इधर 3 आ रहा है, इधर √3 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, इधर √12 आ रहा है, इधर 75 आ रहा है, उधर √75 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब समझो क्या होता है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमने तो ये कहा था कि P/Q होता है रैशनल, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। आप बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि PQ ही रहेगा नीचे क्या? अरे भाई Q/P कर दो, जहाँ पे P = 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली कि रैशनल नंबर वो है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर किसी भी केस में 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें Q भी 0 है, P भी 0 है, मतलब चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, वैल्यू तो 0 आ गई। अगर रैशनल नंबर ये कहता है कि हम n/d के फॉर्म में लिख सकते हैं और 0 नहीं होनी चाहिए d की वैल्यू, यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब फिर ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। और फिर हम बोलेंगे सॉरी मिस्टेक हो गई, √3 तो इरेशनल ही है भाई, रैशनल है ही नहीं। समझ गए? रैशनल नंबर जो होता है उसकी डेफिनेशन में ही दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि P और Q को प्राइम होने चाहिए, और दूसरा ये कि P/Q में Q ≠ 0 होना चाहिए। बुक में जो सोल्यूशन है वो P और Q को प्राइम को लेके है। हमने यहाँ पे एक नया सोल्यूशन देखा जिसमें P/Q ≠ 0 वाला सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। एग्ज़ाम में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मत लिख के आना, अपनी समझ के लिए बस समझो। एग्ज़ाम में हो सकता है कि टीचर
ध्यान ना दे, है ना, वो वहाँ पे उसको टाइम लग जाए कि क्या लिखा है थोड़ा करूँ, इतना टाइम नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो जो मेथड चला रहा है आप उसी से सॉल्व करो, क्योंकि स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके इंटेलिजेंस देखने के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, कितने स्मार्ट हो ये देखने का एग्ज़ाम है ही नहीं वहाँ पे। बस सोल्यूशन बाय प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट नहीं चलना है, ठीक है। स्कूल में आप पिछले तरीके से करो, ये तरीका आप बस सीख लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था √3 का था, सेम क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, आप खुद दिमाग लगाओ, इजी है। एक क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 2 टर्म वाला, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 2 टर्म वाला, टर्म 1 टर्म 2। अब देखो हमने एक जो रूल पढ़ा कि किसी भी रैशनल नंबर में से, किसी भी रैशनल नंबर में से या इरेशनल का जो कंबाइंड टर्म होगा वो इरेशनल ही होगा। मतलब हमें ये तो पता है कि ये टर्म इरेशनल है, हमें प्रूव करना है बस। तो फिर हम उसी तरीके से जाएंगे, ठीक है, फिर हम उसी तरीके से जाएंगे कि अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा थोड़ा, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लेना। अज्यूम दैट 5 माइनस √5 इज रैशनल। रैशनल है इसका मतलब कि 5 माइनस √5 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, चाहे a/b करके सॉल्व करो, नो मैटर, ठीक है। जहाँ पे p एंड q को प्राइम होंगे, p एंड q को प्राइम होंगे, तो हमें को प्राइम नहीं है ऐसा दिखाना है। अब देखो एक हुक क्या है यहाँ पे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम हमें हुक की ज़रूरत पड़ती है। हुक मतलब ये कि हम आगे क्या करें। जब यहाँ पे एक टर्म था तो हमें दिखा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए एलसीएम चाहिए। हालांकि यहाँ पे एलसीएम लेके भी यही वैल्यू आएगी, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कैसे हुक लेंगे, हुक ये है कि भाई इसको देखो 5 को, 5 इंडिविजुअल क्या है, रैशनल नंबर है, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। p एंड q इक्वेशन में है, जहाँ पे p एंड q भी क्या है, इंटीजर है, मतलब को प्राइम इंटीजर ही है, ठीक है। इंटीजर है मतलब रैशनल है, p भी रैशनल, q भी रैशनल, 5 भी रैशनल, एक ही इरेशनल जो हमारे दिमाग से हमें पता है कि √3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे, इसको साइड करेंगे, ठीक है भाई, इसको साइड करेंगे। इसको साइड हम कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके, इक्वेशन है सॉल्व करना है बस आपको, किसी भी तरीके से √3 को अलग करना है, बाकी चीज़ों को अलग कर देना है, ठीक है। देखो अगर √3 है इधर, तो √3 को उधर ही छोड़ो, p/q माइनस 5 ले लो, p/q माइनस 5 ले लो। या एक और तरीका देखो, क्योंकि हम जब इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो एक बार हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि इस टर्म से माइनस निकाल सके। इसको ना लेने की बजाय अगर हम टेंशन फ्री ये वाला काम करें कि भाई √3 को उधर ले चलते हैं, ये तो खुद ही प्लस हो गया जाके, और बाकी जो वैल्यू बची वो बच गई, ठीक है। देखो अब हमारा एक स्टेप कम हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग साइन को इक्वल करने वाले थे प्लस प्लस से। अब देखो दोनों तरफ प्लस का ही साइन है। अब देखो इधर क्या बचा, हुक स्टेप क्या है कि कुछ नहीं पता, प्लस माइनस है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, नीचे बचा q, ऊपर बचा हमारा 5q माइनस p, 5q माइनस p इज इक्वल टू √3, इज इक्वल टू √3। असल में हमारा सॉल्व यहाँ पे हो चुका है, हो चुका है सॉल्व। ध्यान ये देना है कि भाई हमने देखा कि जो √3 है, √5 है, हमें पता है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल है। ये नंबर में 5 क्या है, रैशनल, p एंड q क्या है, इंटीजर नंबर है ना, को प्राइम वाले, मतलब ये भी रैशनल, रैशनल अपॉन रैशनल है, रैशनल ही आएगा आंसर। ये वैल्यू जो है हमारी रैशनल है, ये वैल्यू जो हमारी रैशनल है, बीच में आ गया है इक्वल टू का साइन। यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कहना चाहता है कि भाई इरेशनल और रैशनल इक्वल होते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते हैं। तो इस
कंसेप्ट को यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, देयरफॉर जो हमारा वैल्यू आया है 5q माइनस p अपॉन q इज रैशनल नंबर, but we know that root 3 is irrational. root 3 is irrational, ठीक है, but we know that root 3 is rational and rational or irrational can't be equal, so this contradiction is arisen of our wrong assumption, ठीक है, therefore या hence 5 minus root 3 is irrational, ठीक है, 5 minus root 3 is irrational। साथ साथ जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखते चलो, ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है इसके लिए सॉरी। तो हो गया सॉल्व हमारा, ठीक है। अब देखो यही कंसेप्ट तो हमें यूज हो रहा है जो 9th में था रैशनल इरेशनल का, जहां पे रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये रैशनल कैसे है बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, तो यहाँ ध्यान से देखो बस भाई 5 नंबर जो 5 है डिजिट, ये 5 तो तुम्हारा रैशनल ही होता है। फिर p एंड q जो होता है कोई भी नंबर है ना, 1/2 ले लो तो ये 1 भी रैशनल, ये 2 भी रैशनल है ना, यहाँ भी q कुछ वैल्यू है रैशनल, सारी वैल्यू तो रैशनल है, तो रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल होगा, कॉन्ट्राडिक्शन है, आंसर हमारा हो गया, ठीक है भाई। देखो लाइन टू लाइन बच्चों जैसे मैं यहाँ पे लिखवा के नहीं करवा रहा हूँ, इतना मेहनत तुम्हें खुद करना है, ठीक है। ना ही मैं इसकी कोई ये PDF दूंगा, ठीक है, ना ही मैं इसके कोई स्क्रीनशॉट दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। कॉपी पेन लेके आराम से सॉल्व करो, बहुत टाइम है, 1 साल का टाइम है। स्टार्टिंग में हर एक चैप्टर को डिटेल में आराम से टाइम दे के समझो, सीखो, प्रैक्टिस में फास्ट करो, ठीक है। तो आ जाओ अगला, ये देखो यहाँ पे भी क्या है कि 3 और √2 है। हम अगर ध्यान दें तो √2 होता है इरेशनल और 3 होता है रैशनल। हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा ब्रेकअप करवा देना है, ठीक है, इन दोनों का ब्रेकअप करवा देना है, अलग अलग करवा देना है। अब देखो कैसे, क्वेश्चन कह रहा है 3√3 रैशनल है, बोलेंगे नहीं, अज्यूम करना है कि 3√2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 3√2 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p एंड q को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था, जो इरेशनल है उसको एक तरफ करना है, जो रैशनल है उसको हटा देना है। तो इक्वल टू के एक साइड हमें सिर्फ इरेशनल रखना है, तो सिर्फ इरेशनल यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है √2। तो 3 कहाँ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, p/3q। भाई ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये 2 हमारा है इरेशनल, ये 2 हमारा है इरेशनल। और ये जो कंप्लीट वैल्यू आई है 3pq, जहाँ पे ये pq क्या है, देखो ये लिखते नहीं है जनरली हम, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। ये इंटीजर है, और इंटीजर हो कोप्राइम हो ये सब रैशनल नंबर होते हैं। तो p/3q ये एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। लिखो, आंसर लिखो, ठीक है, इतना ही करना है। अब आ जाओ फटाफट एक्सरसाइज पे। देखो कोई जल्दबाजी मत करना, ध्यान से आराम से टाइम देके सीखो,
ठीक है, हड़बड़ी नहीं है कोई, बहुत टाइम है अभी। 1 वीक भी लगाओगे एक एक्सरसाइज को करने में, मतलब कि चैप्टर को करने में आराम से 1-1.5 घंटे डेली, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत टाइम बच भी जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रूव करना है √5 इज़ रैशनल। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाता है। 2020 वगैरह में पूछा गया था, 2023 में तो आए थे क्वेश्चन, 2025 में भी क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट, जाके आप अपने क्वेश्चन पेपर में चेक कर लो। ठीक है, √5 इज रैशनल। तो इसका तो एज इट इज़ कंसेप्ट के साथ क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो चीज़ें ध्यान से कर लो, है ना, बार बार इतनी बार कर लो कि याद हो जाए। इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से, है ना, सेम उसी तरीके से कि भाई अज्यूम करो कि √5 जो है वो रैशनल है। एक सेकेंड, ठीक है, √5 जो है वो रैशनल है। हाँ, अब लिखा जाएगा। अगर ये रैशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे p एंड q को प्राइम होगा। अगर मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मैं लिख दूंगा √5 इज इक्वल टू p/q, √5 इज इक्वल टू p/q। अब हम क्या करेंगे, ये तो पहले ही इधर रैशनल आ गया था, इरेशनल आ गया था, लेकिन हम ऐसे तो करना नहीं है। p/q अगर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये 1 चलता नीचे, तो यहाँ पे आएगा हमारा q √5 इज इक्वल टू p। ठीक है, q √5 इज इक्वल टू p। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा q का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर करने से वैल्यू आएगी 5। अब मैंने 5 इधर लिखा है, q इधर लिखा है, q और 5 भी तो लिख सकते थे, तो जनरली ऐसा हम फॉलो नहीं करते हैं। क्यों, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है, क्लास 6 वगैरह सबकी बुक में है ये। कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखते हैं, वेरिएबल वैल्यू बाद में लिखते हैं, तभी तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कांस्टेंट पहले होता है, वेरिएबल बाद में होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं फालतू की, फालतू नहीं है, बेसिक है, तुम्हें पता होनी चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों को पता नहीं हो कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे देखो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 3√2 इज इक्वल टू p/q, और मैंने बोला कि जब भी डिवाइड इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में हो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू के इस साइड प्लस में हो उधर जाके माइनस हो जाता है। इन ठीक है, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है तो इनटू हो जाएगा। चीज़ें काम कैसे कर रही हैं भाई, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। देखो ये इक्वल टू है, ये तराजू है, तराजू वेइंग मशीन। ठीक है, तराजू, ठीक है, जब भी हम तराजू में तौलते हैं तो चीज़ों को बैलेंस करते हैं। अगर कहीं ज़्यादा है तो दूसरी तरफ ज़्यादा डाल देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, कहीं कम है तो कम कर दो। करना कैसे होता है ये देखो, अगर मुझे यहाँ से 3 हटाना है तो मैं यहाँ 3 तभी हटा पाऊंगा जब मैं रूट इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, ना, कट के 1 हो गया, हट गया। लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, जब हम दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर दें। अगर मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है तो मैं यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 3 से डिवाइड करने से ये 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, वो 3 बच ही जाएगा। तो ये आ गया हमारा √2 इज इक्वल टू p/3q। चीज़ें अंदर ही अंदर ऐसे काम कर रही है। अगर कोई इक्वेशन में ऐसे है ना कि -3 p-3 इज इक्वल टू q, तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई -3 इक्वल टू के इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अंदर ही अंदर काम ऐसे हो रहा है कि इक्वल टू के किसी साइड हमारे किसी चीज़ को हटाना है तो वो दोनों तरफ सेम ऑपरेशन होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ -3 हटाना है तो -3 से +3 को मैं जब ऐड करूँगा तभी तो ये प्लस माइनस करके 0 हो जाएंगे।
हो जाएंगे ना। अगर मैंने इक्वल टू के इस साइड +3 किया था तो मैं q के इस साइड भी क्या करूँगा, +3 कर दूँगा और मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे मैंने ऐसे किया। अब देखो 5q² हुआ यहाँ पे इज इक्वल टू p² हुआ, 5q² इज इक्वल टू p²। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे थ्योरम जो हमने पढ़ा था पहला, कि भाई 5 जो है वो डिवाइड करता है। अब देखो डिटेल में मैंने बता दिया है, अब डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो उसी पार्ट को दोबारा सुनो आराम से। अगर 5 डिवाइड कर रहा है p² को, तो यही 5 डिवाइड कर देगा p को भी बाय थ्योरम। अगर ये 5 डिवाइड कर रहा है p² को, तो ये 5 डिवाइड कर देगा p को भी। तो होगा क्या कि ये जो 5 है ये p का फैक्टर होगा, जैसा अभी कराया था कि अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये होगा कि p का फैक्टर 5 रहा होगा, मतलब p के अंदर 5 होगा। अगर p के अंदर 5 होगा तो कुछ और वैल्यू भी होगी, x या c। नीचे आ गया 5 से 5 वैल्यू जो हमें मिली वही मिली। ये देखो p इज इक्वल टू 5x, या कुछ भी लिखो 5c bc। तो हम अगला स्टेप लिखेंगे कि जो p² है, ये जो p है, ये p के अंदर क्या है भाई, ये p के अंदर 5 था। ठीक है, और कुछ और वैल्यू भी होगी। इस p के अंदर 5 था, इसीलिए ये 5 ने इसको डिवाइड किया था, है ना। फिर से ध्यान से सुनो, अगर 15 है और 3 से डिवाइड करना है, 15 का फैक्टर होगा 3, तभी तो ये कटेगा ना। ये आ गया हमारा 3 और ये हमारा आ गया c, तो हमें c पता नहीं है तो c लिख दिया। 5 हमें पता था कि ये फैक्टर होगा तो 5 लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को पुट करो इन इक्वेशन 1, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, उस वैल्यू को लिखो यहाँ पे। वैल्यू क्या लिखोगे कि भाई 5q² इज इक्वल टू p², और p की वैल्यू मैंने पुट कर दी अगर, तो मुझे मिला 5c का होल स्क्वायर, 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू c²। ये 5 से ये 25 कट जाएगा। कैसे कटता है अभी सिखाया मैंने। अगर मुझे इस 5 को कट करना है तो इसके नीचे ये मन ही मन करना है, ये स्टेप एग्जाम में नहीं लिखना है कभी। तुम्हें कभी भी स्कूल में टेस्ट में ये चीज़ें नहीं करनी है, शायद मार्क्स ही काट ले। ये अंदर अंदर चल क्या रहा होता है ये 11th में पढ़ोगे, वो सिखा रहा हूँ। अगर 5 कटना है तो 5 से डिवाइड करूँगा, यहाँ से डिवाइड करूँगा कट जाएगा, यहाँ डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो q² इज इक्वल टू 5c²। भाई इसको ऐसे कर लो, अरेंज कर लो थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 इस q² को डिवाइड कर सकता है। 5 डिवाइड्स q², मतलब कि 5 डिवाइड्स q, मतलब कि 5 डिवाइड्स q। अरे ये कैसे हो गया, यहाँ पे हमारा वैल्यू ये निकल के आया है कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर निकल के आ गया p एंड q का। हमने तो कहा था कि p एंड q को प्राइम है, इसका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। इस तरीके से हमें सॉल्व करने पे मिला कि 5 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे पेज कम है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लिखो ध्यान से। यहाँ मैं क्या लिखूँगा कि भाई p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 5, बट वी अज्यूम्ड p एंड q इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइन एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखो, और लास्ट में हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज द इरेशनल नंबर करके आंसर। ठीक है, आंसर नहीं प्रूव्ड
वगैरह लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जांपल में करवा दिया कि जब एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पहले एक पी एंड क्यू वाली लाइन एग्जैक्टली सेम लिखेंगे। उसके बाद जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमें इक्वल टू के एक साइड चाहिए सिर्फ रूट ए वाली टर्म, रूट वाली टर्म इरेशनल, बाकी जो भी टर्म है उन सबको इक्वल टू के दूसरे साइड हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि अरे देखो इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकते कभी, तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। तो फिर वहीं पे यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है। 3 + √2 इज अ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू, इस बार मैं देखो ए बी ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि एक तरीके की आदत ना पड़ जाए तुम्हें, है ना। ए एंड बी ले लेते हैं। अगर मैंने ए बी लिया है इसका मतलब ए एंड बी इज अ को प्राइम नंबर, ए एंड बी इज को प्राइम नंबर। अब देखो अगला स्टेप क्या था कि रूट वाला जो टर्म है, मतलब इरेशनल वाला जो टर्म है उसको एक तरफ छोड़ो और बाकी सब चीज़ों को ले जाओ, ठीक है। तो रूट वाला टर्म है ये वाला, इधर है 3, तो ये देखो a बाय बी -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो मैंने एलसीएम लिया हमारा क्या मिला, b a -3b। यहाँ पे हमारे पास 2√5, यहाँ हमें सिर्फ इरेशनल नंबर चाहिए, √5 चाहिए, तो 2 को भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो a -3b अपॉन 2b, ठीक है। अब देखो ये जो √5 है ये इरेशनल नंबर है, और ये जो नंबर है देखो b और a ये सब क्या है, a एंड b ये सब क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है, को प्राइम है मतलब इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर है मतलब रैशनल है। अगर a रैशनल है, b रैशनल है, 3 तो देखो इंटीजर है तो रैशनल हुआ, 2 इंटीजर है तो रैशनल हुआ, ये कंप्लीट टर्म जो है ये रैशनल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रैशनल, इरेशनल और रैशनल इक्वल है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो लिखो यहाँ पे अब अच्छे से, सिंस a एंड b आर इंटीजर, देयरफॉर जो टर्म आई है हमारे पास a -3b/2b ये क्या है, इज रैशनल, but we know that √5 is irrational, ठीक है, √5 is irrational, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ऐसे भी करके। This contradiction is arisen of our wrong assumption, ठीक है, is our wrong assumption. Therefore 3 + 2√5 is irrational number, is irrational number, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। एक दो क्वेश्चन करो, 2021 में आया था ये क्वेश्चन, 3 + √2, देखो एग्जैक्टली सेम है ना। अब ये एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन सेम है, सिमिलर करना है। यहाँ पे भी √2 को एक तरफ छोड़ना इक्वल के, बाकी सारी वैल्यूज को लेके जाएंगे, तो p/q -3, तो p -3q/q आएगा, और फिर बोलेंगे p -3q/q जो है इरेशनल है, √2 इरेशनल है, कांट बी इक्वल, कॉन्ट्राडिक्टरी, हेंस आंसर, है ना। 1 सॉल्व करके देखो एक बार। तो ये क्वेश्चन है, अच्छे से कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिख लेना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो भी चेक करो, 2020 में आया था ये,
ये मैं करवाता हूँ, ठीक है, ये मैं करवाता हूँ, चलो, हालांकि मुश्किल नहीं है लेकिन करो। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, 2020 में आया था, √2 प्लस √5, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, इज रैशनल इरेशनल लिखा होता है उधर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस सेम मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अजम्पशन, क्या लिखेंगे, अजम्पशन, लेट अस अज्यूम दैट कि ये सब जो है रूट, अज्यूम है ना, अज्यूम 2 प्लस √5 इज रैशनल नंबर, थोड़ा लेंथी जाएगा ये, ठीक है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो √2, थोड़ा स्पेस चाहिए है ना, तो इधर से लिखते हैं, √2 प्लस √5 इज इक्वल टू a/b लेके चलते हैं इस बार फिर से, ठीक है। √2 प्लस √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, को प्राइम इंटीजर नंबर। हमने देखा ना कि इंटीजर भी है, को प्राइम भी है, रैशनल भी है, तो को प्राइम इंटीजर रैशनल नंबर चाहे बोल दो, ताकि चीज़ें याद रहे अच्छे से, है ना। अगर ये यहाँ पे ऐसा है, अगला स्टेप हमें क्या करना होता है बताओ। अगला स्टेप हम करते हैं कि हम अरेंजमेंट करते हैं, रैशनल इरेशनल एक तरफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो पहले से ही अलग है, अब क्या करें। जब ऐसी सिचुएशन में हम पहले फंसते थे तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह कर देते थे, है ना। तो क्या करें, स्क्वायरिंग वगैरह करें यहाँ पे या ना करें। तो पहले हम लोग एक बार छोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मन में ये सवाल आ रहा है तो लाइन डालो कॉपी पे, एक पेज पे, और सॉल्यूशन करो। सिर्फ राइट सॉल्यूशन की तरफ भागोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारी सीखने का टाइम है। अगर सीखते टाइम पे तुम ऐसे टीचर्स को फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें राइट सॉल्यूशन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो तुम्हारा दिमाग बंद रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर स्मार्ट बनना है, आगे प्रिपरेशन करनी है, जेईई मेन एडवांस कुछ भी, दिमाग को हमेशा एक मोड में रखो, वो है हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, है ना। इस तरीके से हर क्वेश्चन को रखो। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब भी ये आए, क्यों कैसे क्या और कोई तरीका है, फटाफट उस पर काम करो पहले, चाहे गलत निकले सही निकले, पर वो तुम्हारा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से सोल्यूशन देख रहे हो, राइट सोल्यूशन देख रहे हो, आपने कॉपी बना ली, आपको लगता है सीख गए, घंटा नहीं सीखोगे कुछ। जब भी नया क्वेश्चन आएगा फेल हो जाओगे वहाँ पे। अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि √2 प्लस √5, मेरा एक मन कह रहा था कि मैं इसको स्क्वायर लेके करूँ, यहीं पे स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ। तो भाई मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पे अपनी कॉपी में करो ऐसे स्क्वायर लेके। मैं यहाँ पे एक और तरीके से कर रहा हूँ कि मैं एक एक करके उधर लेके जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे √5 को छोड़ूँ, ठीक है, तो a/b माइनस √2 मुझे मिलेगा, ठीक है, √2 मुझे मिलेगा। अब अगर मैं क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 5, यहाँ मुझे मिलेगा a/b, ठीक है, a/b माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो 5 लिखा मैंने यहाँ पे मैंने लिखा a/b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कि a² स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो माइनस 2, a की वैल्यू क्या है a/b, और यहाँ पे b क्या है √2, तो हम उसको पहले ही लिख लेते हैं ना, √2 और इंटू a/b, क्या सही है, माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर जब मैं करूँगा, √2 का स्क्वायर जब करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे मुझे ये वैल्यू मिली।
अब देखो इस सॉल्यूशन में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये तो रैशनल बन गया, ए और बी तो हम रैशनल ही लेते हैं, टू रैशनल है, ए और बी रैशनल लेते हैं, टू रैशनल है। एक वैल्यू जो है वो रूट में आई है अभी भी, वो इरेशनल है। अब हम वही चीज़ करेंगे कि इक्वल टू के एक साइड रैशनल को ले जाएंगे और इक्वल टू के एक साइड इरेशनल को लेके जाएंगे और सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अरेंजमेंट करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। क्या कर सकते हैं बताओ। पहले तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस टर्म को मैं, अच्छा 5 प्लस में है, 2 प्लस में है, इधर जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा इस 5 के साथ। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जब मैं करूँ, ये टर्म है एक हमारा, इसको मैं ले जाता हूँ उधर। ठीक है, अगर मैं इसको उस साइड लेके जाऊँ, क्योंकि देखो अगर मैं बारी बारी से लेके जाऊँ तो प्लस माइनस सॉल्व करते टाइम मुझे दिक्कत हो सकती है और हमारा आंसर में कुछ मिस्टेक होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। बेटर है कि हम इस पूरे टर्म को एक साथ उधर घुमा के फेंक देते हैं। तो अगर ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, 2√2 ए बाई बी, इधर बच गया हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो √2 चाहिए मुझे एक साइड, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो पहले मैं -3 को लेके जाता हूँ उस साइड। ठीक है, तो 2√2 ए बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, +3 था इधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, +3 था -3 हो जाएगा। अब मैंने देखो ये भी मैंने क्यों किया है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को तो टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और बाद में डिवाइड होगा तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस माइनस को पहले सॉल्व किया जाता है क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखो +3 था, इधर गया -3 हुआ और हमें ज़रूरत पड़ गई एलसीएम की। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, ठीक है, एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा मुझे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर -3b स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। इधर मेरा बचा क्या, 2√2 ए बाई बी। देखो इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम वैल्यूज़ हो तो उसको कट कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो एक बी इसके एक बी को कट कर देगा, है ना, इधर बचेगा बी। 2√2 ए इज इक्वल टू आया हमारा अब √a स्क्वायर -3b स्क्वायर अपॉन बी। हमें सिर्फ चाहिए ये वाली टर्म, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यही तो सारा, देखो कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ से हम बस अरेंज कर रहे हैं कि इरेशनल एक तरफ चल जाए और रैशनल एक तरफ चल जाए। √2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर -3b स्क्वायर अपॉन बी, और ये दोनों वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवाइड में, तो 2ab। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, 3, 2 इंटीजर है मतलब रैशनल है, a और b हमने माना को प्राइम इंटीजर है मतलब रैशनल है। तो ये कंप्लीट जो नंबर टर्म है हमारा ये रैशनल है। ई रैशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे दिस contradicts the fact that √2 is irrational, so our assumption is wrong. Hence √2 plus √5 is irrational number. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब ये तो 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। आप अपनी तरफ से कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक ले लो, चैप्टर वाइज जो चैप्टर हो जाए, जो एक्सरसाइज हो जाए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रैक्टिस करते जाओ। नाउ हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी, क्वेश्चन फिर से सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अज्यूम 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। देन अगर रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p एंड q हमारा को प्राइम होगा। अगर p/q को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इसका अरेंजमेंट देखो, हमें क्या चाहिए, इक्वल्स टू के एक साइड इरेशनल नंबर चाहिए और इक्वल के एक साइड हमें रैशनल नंबर चाहिए। हालांकि चीज़ें तो दिख रही हैं सेम, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल ना कर दें, उल्टा कर दें डायरेक्ट, q/p। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि p/q q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q तो ऊपर चला गया। इसका मतलब p/q लेके नहीं होता, इसका मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। डिनोमिनेटर में चाहे p जाए q जाए कुछ भी जाए, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे p की वैल्यू अब 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √2p, ठीक है, या ऐसे कर दो, या तो छोड़ो, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, ऐसे लिखा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखी और आंसर हमारा हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5, अज्यूम करना है पहले 7√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। 7√5 इक्वल टू a/b या p/q करते हैं। अगर हम √5 मैंने यहाँ छोड़ा क्योंकि मुझे करना क्या रहता है, स्टेप ये है कि रैशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ करना है। अगर इरेशनल एक तरफ किया तो रैशनल सारे एक तरफ चल जाएंगे, p/q 7, ठीक है 7। अब ये इरेशनल है, ये रैशनल है, क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ गया है, मतलब ये कि कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, या सॉरी p एंड q करेंगे क्योंकि p q ले लिया हमने, p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब ये हो गया कि p/7q आर रैशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल। तो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, hence या then 7√5 इज irrational नंबर, ठीक है। शॉर्टकट में कर रहे हैं हम लोग, तो हमने डिटेल में करना है अच्छे से लिख के। प्रूव दैट ये नंबर हमारा irrational है। कर लिया है सेम टू सेम क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करके देखो, अगर बनता है बन ही जाएगा। सेम टू सेम चीज़ें छापनी है और कुछ नहीं करना, कंसेप्ट बस याद रखो। समराइज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। पहला जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमने मान लेना है इरेशनल को रैशनल। जब भी रैशनल मानते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास आती है, एक आती है कि p/q के फॉर्म में होगा और p एंड q को प्राइम होंगे, एक आता है q नॉट इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं हमारे। इस कंसेप्ट से सॉल्व करके मैंने तुम्हें दिखाया है नया मेथड। दूसरा क्या होता है, जब हम ये चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा वो है सिंप्लीफिकेशन, कि हमें सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को। मतलब ये कि रैशनल को एक तरफ करो या इरेशनल को एक तरफ करो और रैशनल को एक तरफ करो। जब हम ये करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ हमारा, या तो हम कई बार एक तरीका है कि हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हम ये बताते हैं कि एक नया नंबर आ गया भाई। वो नंबर क्या होता है, वो नंबर यही होता है, देखो जो भी रूट के अंदर होता है वही नंबर होता है, कि ये हमारा नया फैक्टर आ गया। सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गई, ये नंबर सारे इरेशनल ही हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास एक तरफ इरेशनल आता है, एक तरफ रैशनल आता है, और हम बोलते हैं कि ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो ये हमारा
कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हो रही है, एक तो ये कंसेप्ट, फिर हमारा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मुझे नहीं पता अभी ये कितने मिनट की वीडियो बनी है नहीं बनी है, पढ़ा रहा हूँ मैं, तो टाइम देख के ना पढ़ो। ठीक है, समझने के लिए अभी पढ़ो, अभी डिटेल में पढ़ो। इसके बाद अब करना क्या है, किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक मंगवा लो। दो, एक तो ओसवाल की बुक आती है, उसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ले लो। या एक ग्रंथ करके बुक आती है, ठीक है, न्यू एडिशन लेना, कुछ दिन रुक जाओ, क्या पता आ जाए। ग्रंथ में क्या है कि ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 10 पेज में इन्होंने ना वो बनाया हुआ है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पेज पे है। तो वहाँ से तुम आराम से सॉल्व कर लोगे कि रियल नंबर चैप्टर का कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में आए हैं, कितने नंबर क्वेश्चन पे है, और वहाँ से डायरेक्ट जंप करके वो क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बुक मंगवा लो, ज़्यादा अच्छा है, इसमें हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी, कंबाइंड बुक आती है। टिल देन प्रैक्टिस करो, नहीं हो सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके हमने कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन जो सीबीएसई रिलीज़ करती है वो उसकी वीडियो बना दी है मैंने। इसके अलावा जो तुम्हारे स्कूल के असाइनमेंट्स हैं, है ना, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। रियल नंबर का कंप्लीट पैकेज बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो और इस चैप्टर को मास्टर कर लो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।